नमस्कार साथियों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक नया शुरुआत किया गया है। इसमें हम जीएस के विभिन्न विषयों को, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को एकदम अध्यायवार तरीके से, जैसे आज भूगोल का शुरुआत किए हैं, तो इस भूगोल की श्रृंखला में जो भी प्रश्न आएंगे वो अध्यायवार तरीके से आएंगे। जैसे आज का पहला अध्याय है कि भारत के भौगोलिक जो भी परिचय है, उस परिचय वाले चैप्टर से, उस अध्याय से हम प्रश्नों को, एकदम विभिन्न प्रश्नों जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में आए भी हैं, उन सारे प्रश्नों को लेते हुए, उनके इर्द गिर्द के सभी प्रश्नों को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे और रोचक तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। और इसी कड़ी में जब आप इस अध्याय में आप प्रवेश किए हैं, इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं, तो इस कड़ी में आज का जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक सा प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है। आप सभी जानते हैं कि विश्व के जो भी महादेश हैं, उनमें सबसे बड़ा महादेश हमारा एशिया है, जिसमें हम खुद आते हैं। हम यानी कि भारत खुद एशिया में आता है और एशिया दुनिया की सबसे बड़ी ज्योग्राफिकल महादेश है, यानी कि भौगोलिक रूप से सबसे बड़ी महादेश है। उसी तरह से इसमें ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया जो है यह सबसे छोटी महादेश है। और आप सभी जानते हैं कि अंटार्कटिका यह एक ऐसा महादेश है, इस अंटार्कटिका महादेश में मानव निवास नहीं करते हैं। यहाँ अन्य अन्य देशों की जो है वह वैज्ञानिक कार्यक्रम चलते हैं, जिसमें भारत का भी है। भारत का मैत्री है, भारत का दक्षिण गंगोत्री नाम से वहाँ पे संस्थान है जो कि वैज्ञानिक कार्यों के लिए है। यूरोप, आप जानते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड का एक नायाब सा महाद्वीप है। इसमें सारे वेस्टर्न जगत के नेशन है, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और यूके है, ये सब। अफ्रीका अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा पिछड़ा महादेश के रूप में अफ्रीका है। और इस अफ्रीका, इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बोले तो विश्व का सबसे छोटा महादेश आपका ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसको देख लीजिए एक बार के लिए। ये अपना एशिया, एशिया में हम खुद हैं, भारत। यहाँ पे भारत है, नेपाल है, इसके पड़ोसी देश जो सारे हैं। इसके बाद रसिया है, मंगोलिया, चीन, इधर जो भी साउथ ईस्ट एशिया वगैरह हैं, सारे देश ये रेड कलर में जो आपको दिख रहे हैं, ये एशिया। उसके बाद इसके जस्ट इधर ब्लू में जो है, ये है आपका यूरोप। इसके नीचे जो ये है थोड़ा सा येलो कलर में, ये आपका अफ्रीका है। और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका याद होगा आपको, अमेजन के लिए प्रसिद्ध है, ब्राज़ील इसी में है। और ये अमेरिका, यूएसए है, कनाडा है, मैक्सिको है और इधर ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड के लिए याद रखिएगा दुनिया की सबसे बड़ी द्वीप है। द्वीप बोले तो जो ये द्वीप है ग्रीनलैंड, ये है तो वैसे नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका महादेश में, लेकिन ये कंट्रोल्ड किया जाता है एक यूरोपियन कंट्री द्वारा, डेनमार्क द्वारा। और जो इस क्वेश्चन का आंसर था वो था ऑस्ट्रेलिया, यानी कि दुनिया की सबसे छोटी महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ये नीचे आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा, ये है अंटार्कटिका। और इसी अंटार्कटिका पे हमारा भी कुछ जो वैज्ञानिक कार्यक्रम के लिए संस्थान है वो हैं, दक्षिण गंगोत्री हैं, मैत्री हैं वगैरह, ये सारे हैं और अन्य देशों के लिए भी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो आपका आज का अगला क्वेश्चन है कि ग्लोब पर भारत कहाँ अवस्थित है। हमारे भारत की स्थिति ग्लोब पर क्या है, आप बताएंगे? पश्चिमी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। तो आप सभी जानते होंगे कि जो ये अर्थ है, इस अर्थ को अगर दो, एक मान लीजिए कि भूमध्य रेखा और एक 0 डिग्री जो आपका देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर, इन दोनों से अगर हम देखें, 0 डिग्री देशांतर है और ये आपका भूमध्य रेखा है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश है। भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं इसको, 0 डिग्री अक्षांश क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है और ये 0 डिग्री देशांतर है। तो आप सभी जानते हैं कि इस 0 डिग्री से ऊपर एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री करके जब आप ऊपर जाते हैं तो 23.5 डिग्री एक लाइन आती है। उस 23.5 डिग्री लाइन पर ही तो हमारा भारत देश है कि नहीं? और 0 डिग्री से इधर यानी कि 12.5 डिग्री जो कि हमारा मध्याह्न रेखा है, समय रेखा है,
वो भी है हमारे भारत देश में। तो 0 डिग्री से ऊपर, 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर, 0 डिग्री देशांतर से पूरब, यानी कि उत्तर और पूरब। आप सभी जानते हैं कि दिशाओं में इसको हम उत्तर ऊपर अगर लें तो इस साइड पूरब होता है और नीचे दक्षिण होती है, इस साइड में आपका पश्चिम होता है कि नहीं। तो यहाँ पर भी वही बात है, 0 डिग्री देशांतर से पूरब, 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर यानी कि उत्तर हमारा भारत देश है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा भारत देश उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले हम एक बार मैप में देख लेते हैं कि हमारा गोलार्ध की स्थिति। ये आप देख रहे हैं, यह है 0 डिग्री जो देशांतर है, यह 0 डिग्री देशांतर है, जो कि ग्रीनविच नामक एक स्थान है लंदन में, जो मतलब यूनाइटेड किंगडम है, उसमें एक ग्रीनविच नामक स्थान है, वहाँ से ये लाइन गुजरती है। और ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री, आप इसको अक्षांश बोल सकते हो, 0 डिग्री देशांतर था, ये 0 डिग्री अक्षांश है। और देखिए आप, ये हमारा प्यारा भारत और इसकी स्थिति देखिए, 0 डिग्री से ऊपर, 0 डिग्री से पूरब, यानी 0 डिग्री देशांतर से पूरब, 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर है। और ये कौन सा क्षेत्र हुआ, अगर इसको आप गणित की भाषा में देखें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। और इसको आप क्या कहिएगा, पूर्वोत्तर या उत्तरी पूर्वी, पूर्वोत्तर या उत्तरी पूर्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के सबसे दक्षिण बिंदु को क्या कहा जाता है। भारत के सबसे दक्षिण बिंदु को क्या कहा जाता है। तो आपके सामने मैं भारत का एक मैप बनाता हूं, ठीक है, आपके सामने मैं भारत का एक मैप बनाता हूं और आप बताओगे कि इसमें जो है, हाँ इसमें जो है आप ये बताओ कि जो पूछा गया है प्रश्न कि भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु आपको बताने हैं। ये आपका अंडमान निकोबार और यहाँ पे आपका हो गया लक्षद्वीप। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, पिगमेलियन पॉइंट, इंदिरा कॉल, किवीथू या फिर नन ऑफ दीज। तो आप सभी जानते होंगे कि मुख्य भूभाग की अगर बात करें तो सबसे दक्षिण में आता है कन्याकुमारी का एक स्थान, जिसको आप केप कैमरून बोलते हो, केप कैमरून बोलते हो। दक्षिण भारत में यहाँ पे अगर तमिलनाडु के कन्याकुमारी नामक स्थान से थोड़ी सी दूरी पे है केप कैमरून नाम की जगह। तो ये तो मुख्य भूभाग का होता है। लेकिन आप सबको याद होगा कि यहाँ पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें सबसे नीचे एक जगह है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट को ही पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं, इंदिरा पॉइंट को ही पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं। याद होगा तो इसका अक्षांश बताइएगा, केप कैमरून का इसका अक्षांश होता है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। और इसका अक्षांश होता है 6 डिग्री 4 मिनट। क्या होता है, 6 डिग्री 4 मिनट। तो 6 डिग्री 4 मिनट आपका सबसे नीचे हुआ, 8 डिग्री 4 मिनट उससे 2 डिग्री ऊपर हुआ, 6 डिग्री 4 मिनट पे जो आपका पॉइंट है वो है पिगमेलियन पॉइंट। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट पे कौन सा पॉइंट है, केप कैमरून। इससे ऊपर जाइएगा तो 37 डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ पे क्या है, ये है इंदिरा कॉल। ये क्या है, इंदिरा कॉल। और ये जो किबिथू दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश की एक जगह, 97 डिग्री 25 मिनट, वहाँ पे है किबिथू। जो कि आप किबिथू की बात करें तो यहाँ सबसे पहले भारत में सूर्योदय होता है, क्योंकि ये पूरब से है। सूरज जब आएगा भारत तो सबसे पहले किबिथू में आएगा। इस हिसाब से भी एक नया क्वेश्चन भी बन सकता है कि सबसे पहले सूर्य कहाँ उदय होता है, तो वहाँ होता है। नेक्स्ट चलते हैं, स्लाइड में देखिएगा आप, 37 डिग्री 6 मिनट इंदिरा कॉल, जो कि आपका यहाँ पे है पीओके की तरफ, गिलगित बाल्टिस्तान नामक एक इलाका है उसमें पड़ता है। फिर है 6 डिग्री 4 मिनट यानी कि इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे निचले भाग में। यहाँ पे 2004 में एक सुनामी आया था जिसके वजह से कुछ त्रासदी भी यहाँ पे हुई थी। उसके बाद है 8 डिग्री 4 मिनट यानी कि केप कैमरून, यहाँ कन्याकुमारी में 8 डिग्री 4 मिनट। उसके बाद है 68 डिग्री 7 मिनट, ये गुहार मोती। गुहार मोती कहाँ है, गुजरात में। गु से याद रखिएगा, गौ से गुजरात, और गहरसुकार यहाँ पे भी है, गहरसुकार हो आकार हार रो गुहार। तो गहरसुकार रो जो आकर तो गुजरात है ना। तो गुजरात से लेकर के
जो आपका 68 डिग्री 7 मिनट है देशांतर, जो ये देशांतर सारे के सारे जो भी हैं, ये देशांतर जो भी हैं, ये पूर्वी देशांतर है। 68 डिग्री 7 मिनट हो, 97 डिग्री 25 मिनट हो, ये सारे पूर्वी देशांतर है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि भारत पूर्वी गोलार्ध में भी है और उत्तरी गोलार्ध में है, इसीलिए इसको आप बोलिएगा नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, यानी कि उत्तरी अक्षांश उत्तरी अक्षांश उत्तरी अक्षांश। तो आपको अगर पूछे ऐसे कि भारत की अक्षांशीय विस्तार बताइए, तो आप कहेंगे 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। मुख्य भूभाग का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक मुख्य विभाग का जो है अक्षांशीय विस्तार है। अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक देशांतरीय विस्तार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय मानक सीमा रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताइए, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अरे आप जिसको 82.5 डिग्री बोलते हो, 82.5 डिग्री आप जिसको बोलते हो, यही है भारतीय मानक समय रेखा। 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की अगर हम बात करें तो यह भारत के जिन राज्यों से होकर गुजरता है उनमें आपको यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। 5 राज्य हैं जिनसे भारतीय मानक समय रेखा जाती है। और खास तौर पे इसकी बात अगर होती है तो यह उत्तर प्रदेश में एक जगह है। आप जैसे कि जानते ही होंगे प्रयागराज, उस प्रयागराज के निकट एक जिला है मिर्जापुर। और मिर्जापुर पे एक सीरीज आई थी, बहुत ही फेमस था वो। तो मिर्जापुर नामक जगह में एक नैनी नाम का स्थान है। नैनी नाम का स्थान, नैनीताल से कंफ्यूज मत होइएगा, वो उत्तराखंड में है। यह नैनी नाम का एक स्थान है, यहाँ से ये मानक समय रेखा गुजरती है। और नेक्स्ट स्लाइड में आपको हम दिखाते हैं कि ये जो मानक समय रेखा है, ये देखो उत्तर प्रदेश, ये है नैनी नाम की जगह, उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होते हुए ये चले जाते हैं इंडियन ओशन में, बे ऑफ बंगाल में। अब यहाँ पे एक प्रश्न बन सकता है, प्रश्न ये बन सकता है कि आप इधर से जो जाती है कर्क रेखा, जो कर्क रेखा जाती है 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश जाती है, वो यहाँ इसको किस राज्य में प्रतिच्छेदित करती है? ये प्रश्न है आपके लिए, आप इसको करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से दक्षिण में स्थित है? अभी कर्क रेखा की बात हुई थी, यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है? क्या मणिपुर है वो राज्य? क्या मेघालय है? क्या बिहार है? क्या उड़ीसा है? आप सभी जानते हैं कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से, लगभग 8 राज्य आप याद ही किए होंगे, सारे के सारे याद होगा। गुजरात से एंट्री लेती है और नॉर्थ ईस्ट में वो मिजोरम से बाहर होती है। तो मणिपुर, मेघालय, बिहार, उड़ीसा, बिहार तो इसमें क्लियरली नहीं होगा, है कि नहीं? बिहार तो कर्क रेखा से ऊपर है। उड़ीसा होगा क्या? दक्षिण की पूछ रही है। ये मेघालय, मेघालय आपको याद है? मैप में देखिए, आप देखिए नेक्स्ट में, अगर मैप में आप नहीं है मैप यहाँ क्या, तो अगर आप मैप में देखोगे तो यहाँ देखो, ये है मेघालय, ये क्या है? मेघालय, ठीक, मेघालय ये है। और कौन था ऑप्शन में? और कौन था भाई? मणिपुर था। तो ऑप्शन में जो मणिपुर है, वो मणिपुर आपका इधर है, इधर ही है, ठीक, इधर है मणिपुर। और यहाँ पे आप बिहार को देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप उड़ीसा को देख पा रहे हैं। कर्क रेखा जाती कहाँ से है? इधर देख लो आप, कर्क रेखा जाती कहाँ से है? गुजरात होते हुए राजस्थान जाती है और मध्य प्रदेश होते हुए इधर से छत्तीसगढ़ एंट्री लेती है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम होते हुए निकल जाती है। तो बताओ ये कहाँ जो है इन राज्यों में गई? साउथ में कौन है फिर? उड़ीसा है। तो उड़ीसा इसके दक्षिण में है। कौन से राज्य दक्षिण में है? तो उड़ीसा, यानी कि ये होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की जो तट है, समुद्री तट है, वो सार्वधिक है? भारत के किस राज्य की समुद्री तट सार्वधिक है? आप समुद्रों की अगर बात करिएगा तो कितने राज्यों के पास समुद्री तट है?
कितने राज्यों के पास समुद्री तट है? यहाँ ये है गुजरात, गुजरात के बाद यहाँ पे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गोवा हुआ, कर्नाटका हुआ, केरल हुआ, है ना। इधर से देखिए तो तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, उड़ीसा हुआ और वेस्ट बंगाल हुआ। ठीक, तो इस घाट की बात करें, यानी कि पश्चिम घाट की बात करें, तो 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? देखो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल। और इधर से अगर बात करें, यानी पूर्वी घाट की अगर बात करें, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इन राज्यों के पास समुद्री तट है। इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक समुद्री तट किसके पास है? तो आपका जो ऑप्शंस हैं वो है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। इन सारे ऑप्शंस में जो गुजरात है, यानी ऑप्शन नंबर डी, इसके पास समुद्री सीमा ज़्यादा है, समुद्री तट ज़्यादा है। कारण क्या है? ये छोटा लगता होगा देखने में, लेकिन कारण क्या है? ये देखो कितना घुमा हुआ रहता है यहाँ पे मैप में। नेक्स्ट अगर मैप हो लगा हुआ तो हम देखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ जो ये घुमा हुआ है ना, ये सारे तो उसमें ऐड होते हैं, है कि नहीं? यहाँ तक गुजरात है तो ये ऐड होता है, इस वजह से लगता है कि है। लेकिन देखने में यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश लगेगा कि नहीं, इसका समुद्री सीमा ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं है, गुजरात का समुद्री सीमा ज़्यादा है और सबसे कम समुद्री सीमा गोवा के पास है। सबसे कम समुद्री सीमा किसके पास है? गोवा के पास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा व ग्रीनविच लाइन के मध्य कितना अंतर है? भारतीय मानक समय रेखा कितना है? याद रखिए, बस वहीं से हो जाए, क्योंकि ग्रीनविच लाइन जो है वो तो 0 डिग्री देशांतर है कि नहीं? ग्रीनविच लाइन 0 डिग्री देशांतर है और 0 डिग्री देशांतर से लेकर के हमारा जो होगा मध्याह्न समय रेखा जिसको आप बोलते हो, उसके बीच में अंतर पूछ रहा है। तो भाई 0 डिग्री अगर ये है तो अंतर कितना होगा? जितना मेरा है, और मेरा है कितना? ऑप्शन नंबर ए, यानी 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री देशांतर ही तो है हमारा समय रेखा, तो 0 डिग्री से वहाँ के बीच अंतर भी तो उतना ही होगा ना। और इस प्रकार आप देखिएगा कि अगर 82.5 डिग्री यहाँ पे है, ऑप्शन में जो भी चीज़ें हैं, 30 डिग्री 82 मिनट है, 82 डिग्री 10 मिनट है, 83 डिग्री 30 मिनट है, ये सारे ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ अगर बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न है, यमन से याद आया कि यमन जो है हूती विद्रोहियों के लिए फेमस है। आप सभी जानते होंगे, हिंद महासागर में हमारे जो गुजरात के कोस्ट हैं, गुजरात महाराष्ट्र का जो कोस्ट है, उससे पश्चिम की तरफ कुछ विद्रोही टाइप के लोग यमन के जो हैं वो रहते हैं। तो हमको वहाँ से याद आ गया था वो। तो आप देखिए कि यनम, माहे और कराईकल नाम की जो ये जिले हैं, भारत के ये जिले हैं, ये जिले किस केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है? ये जिले किस केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर ए पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, लक्षद्वीप। आपको पता होगा कि पुडुचेरी का जो है, ये जो जिले हैं पुडुचेरी का है, और ये पुडुचेरी में एक जगह पे नहीं है। आप अगर भारत का मैप देखोगे तो ये पुडुचेरी में दो, एक पुडुचेरी तो चेन्नई के पास है कि नहीं? चेन्नई, पुडुचेरी चिन्नी जैसा है और चेन्नई के पास है। उसके बगल में है आपको यहाँ पे कराईकल, पुडुचेरी के बगल में ही कराईकल है। ये दोनों तमिलनाडु में है, ठीक है। लेकिन इससे ऊपर आंध्र प्रदेश में एक है, और जिसका नाम है आपको यमन। आया समझ में? यनम जो है यह आंध्र प्रदेश में है, यनम। और इसके बाद यहाँ पे एक माहे जो है, यह है केरल में जाके। अब देखो कितने छितरे हुए हैं, है कि नहीं? पुदुचेरी 4 जिले 4 जगह पे हैं, कराईकल, पौंडीचेरी, एक है यनम और एक है माहे। तो ये सारे जो हैं ये अलग अलग हैं, लेकिन है किसका हिस्सा? पुदुचेरी नामक केंद्र शासित प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? भारत की सीमा की बात करें तो आप सीमा को थोड़ा सा रिमेंबर कीजिए। अगर आपको भारत का मैप दिमाग में है बैठा हुआ तो आप उसको याद कीजिए कि भारत के ऊपर में जो ऊपरी हिस्सा है उसमें स्थलीय सीमाएं लगती हैं, जो नीचे के हिस्से हैं उसमें समुद्र हैं। तो ऊपर में अगर हम वेस्ट से शुरू करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन,
नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। यही तो वो राज्य हैं, वही तो वो स्टेट्स हैं, मतलब देश हैं जिनकी सीमाएं हमारे साथ लगती है। तो आप काउंट करोगे तो देखोगे कि इस साइड से पाकिस्तान, ऊपर में अफगानिस्तान, इधर चाइना और यहाँ पे नेपाल, फिर यहाँ भूटान और यहाँ म्यांमार और यहाँ पे बांग्लादेश। यही तो हमारी सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो कितने राज्य हुए? पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6, बांग्लादेश 7। तो कुल 7 मिला के राज्य हैं, 7 मिला के ऐसे देश हैं जो आपको भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती हैं। और ये 7 देश जो हैं आपके सामने हम प्रस्तुत करने वाले हैं अगले मैप में अगर हो तो। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे गोवा है, सिक्किम है, मेघालय है, मिजोरम है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। याद रखिएगा, सिक्किम छोटा राज्य है लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है छोटा राज्य, लेकिन ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से गोवा छोटा राज्य है। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ये सबसे बड़ा है राज्य, जो बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य ये है राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य आपका गोवा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य सिक्किम और सबसे बड़ा राज्य आपका है यूपी। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य यूपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डूरंड लाइन किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित है? डूरंड लाइन किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित है? भारत पाकिस्तान, भारत चीन, पाकिस्तान भारत अफगानिस्तान, नन ऑफ दिस। भारत पाकिस्तान के लाइन को आप क्या कहते हो? याद होगा आप लोगों को, इसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन 1947 में डिवाइड जो हुआ था भारत, उसके बाद विभाजन के बाद ये बना था, विभाजन के लिए ही तो ये किया गया था। उसके बाद है भारत चीन, इसके नाम आप जानते होंगे मैकमोहन लाइन। क्या है? मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन। भारत अफगानिस्तान, यहाँ कन्फ्यूजन थोड़ी सी होती है। बहुत सारे जगह पे आप देखिएगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डूरंड लाइन कहा जाता है। दरअसल बात ये है कि भारत की जो ये भारत की जो पहले जो भारत थे, जो ब्रिटिश भारत था, उसमें एक लाइन हुआ था, मतलब एक बॉर्डर का डिवाइडेशन हुआ था अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच में, जो कि डूरंड नाम है, जिसका डूरंड लाइन नाम है। तो होता क्या है कि यहाँ जो आपका कश्मीर का हिस्सा है ना, इस कश्मीर के हिस्से में अफगानिस्तान की भी बॉर्डर लगती है, 106 किलोमीटर की है। और यहाँ पे चूंकि ये पीओके का हिस्सा है, तो कभी कभी ऐसा प्रश्न बन जाता है कि यह जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में यह डूरंड लाइन है उसके बीच में भी है, तो हमारे बीच में भी, ये तो हमारा ही हिस्सा है कश्मीर का, है कि नहीं? तो कश्मीर के हिस्से में चूंकि डूरंड लाइन है, इसीलिए वो, अगर ये भी ऑप्शन रहता है तो ये भी सही होगा, ये गलत नहीं होगा कहीं से भी, ठीक। लेकिन ऑप्शन में अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान है तो शायद ये नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये रहेगा तो इसका मतलब ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगता है? भारत का सबसे लंबा स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगता है? क्या वो देश चीन है? क्या वो देश म्यांमार है? क्या वो देश पाकिस्तान है? क्या वो देश बांग्लादेश है? तो आप सभी जानते हैं कि चीन, यानी अगर हमारे पास मैप हो तो हम देखें, मैप तो है नहीं यहाँ पे लगा हुआ, मैप में अगर आप ध्यान से देखोगे उन चीज़ों को, तो चीन चीन दरअसल जब तिब्बत को हड़पा तभी उसका जो है सीमा हमारे तक ज़्यादातर आया, नहीं तो अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ ही सीमा लगती थी उनकी, बस सिक्किम के आसपास थोड़ा सा सीमा लगता था। जब वो तिब्बत को हड़प लिया अपने में, तब उनकी सीमा का विस्तार हुआ। म्यांमार बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान बिल्कुल नहीं, सबसे बड़ा जो सीमा लगता है स्थलीय सीमा, वो हमारा लगता है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश देखिएगा तो वही बात है, जैसे गुजरात का स्थलीय सीमा है ना, वो समुद्री सीमा सबसे अधिक,
उसी तरह से इसमें भी आप अगर इसको बड़े करोगे सीमा को तो बहुत बड़ा हो जाता है, सारे से बड़े हो जाते हैं। चीन से भी बड़ा, पाकिस्तान से भी बड़ा, सबसे बड़ा सीमा जो है बांग्लादेश के साथ हमारा लगता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दक्कन पास या दक्कन चैनल किसके किसके बीच है? अंडमान, लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान, फिर है मालदीव और मिनिकॉय, फिर है लक्षद्वीप और मालदीव। बताइए क्या होगा इसमें? तो इसका सही आंसर आपका जो है वो हो जाएगा दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। इसके बीच में आपको दक्कन पास या दक्कन चैनल मिलता है। इसको कभी कभी दक्कन पास कहते हैं, कभी कभी दक्कन चैनल कहते हैं। इसको सबसे विस्तार के रूप में आप यहाँ पर देखिएगा कि 6 डिग्री चैनल, अगर 6 डिग्री चैनल की बात करें, 6 डिग्री चैनल की बात करें तो यह ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को जो है डिवाइड करता है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में, सुमात्रा क्या है? सुमात्रा एक आइलैंड है। किसका आइलैंड है? इंडोनेशिया का आइलैंड है। इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा। तो सुमात्रा और ग्रेट निकोबार को अलग करने वाले जो चैनल है 6 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। अच्छा, मिनिकॉय क्या है? मिनिकॉय हमारा ही हिस्सा है। मिनिकॉय हमारा ही हिस्सा है जो लक्षद्वीप से नीचे है, थोड़ा सा एक द्वीप है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है और 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल क्या है? अंडमान से निकोबार को अलग करता है। 6 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। पाक जल संधि की बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान नहीं समझना है। पाक जल संधि बोले तो भारत और श्रीलंका के जो बीच में है, जहाँ पे आप वो राम सेतु की बात करते हैं, एडम ब्रिज की बात करते हो, वहीं पे मन्नार की खाड़ी जो है, वहीं उसी के पास में पाक जलडमरू है। और पाक जलडमरू जो है श्रीलंका को भारत से अलग करती है। और इसके बाद है कोको चैनल। ये देखो कोको चैनल, कोको चैनल जो है कोको द्वीप को अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। कोको का क्या है कि कोको म्यांमार के कब्जे में है। कोको, यहाँ पे आप भारत को देखोगे, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ एक है कोको आइलैंड। ठीक है, ये कोको आइलैंड जो है ना, यह 70 के दशक में भारत सरकार ने म्यांमार के हाथ को दे दिया था, म्यांमार को दे दिया था, जिसके वजह से अब ये म्यांमार कितना चालाकी किया कि म्यांमार ने इस पे चाइना का कुछ मतलब इन्वेस्टमेंट करा दिया मिलिट्री टाइप से। तो अब बताओ कि कोको आइलैंड एक तो था हमारा, हमारी सर की दर्द हो गई है, वो सर दर्द तो है ना। मान लो म्यांमार को दिया गया, वो ठीक है, चलो भाई दिए, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अब वहाँ पे चाइना बैठ गया है, तो ये तो दिक्कत की बात है। लेकिन फिर भी कोको आइलैंड और अंडमान निकोबार के बीच जो है आपका ये 10 डिग्री चैनल है, और इसके बाद 9 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, 6 डिग्री चैनल। इन चैनल्स को आप सही से याद रखोगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कैसे? 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, 9 डिग्री चैनल आपको मिनिकॉय से लक्षद्वीप को अलग करता है, 10 डिग्री चैनल आपको अंडमान को निकोबार से अलग करता है। उसके बाद कोको आइलैंड है, कोको द्वीप को अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाला कोको चैनल है, और दक्कन पास आपने देख ही लिया। तो इस प्रकार से सारी चीज़ों को आप एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे। अगर कहीं दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा पानी वानी पी करके अच्छे से फिर से इसको रीस्टार्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, ऐसे कौन से भारतीय राज्य हैं जो 3-3 देशों के साथ सीमा बनाती है? ऐसे कौन से भारतीय राज्य हैं जो 3-3 देशों के साथ सीमा बनाती है? क्या सिक्किम है वो? क्या पश्चिम बंगाल है? क्या अरुणाचल प्रदेश है? आप मैप को याद कीजिए एक बार। अगर आप मैप को देखेंगे, मैप तो इसमें लगाया ही नहीं, क्यों कहाँ लगाए हो भाई मैप? मैप को अगर आप देखोगे तो यहाँ देखिए, इसमें क्या है कि सिक्किम, ये देख रहे हो सिक्किम, ये देखो सिक्किम को। सिक्किम का क्या है कि इधर भूटान है, इधर नेपाल है और इधर ऊपर में चीन है। तो 3 देशों के साथ इसने लगाया सीमा। उसके बाद आप देखो ध्यान से, तो ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ तक ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। यहाँ देखो अरुणाचल प्रदेश का क्या है कि अरुणाचल प्रदेश इधर चाइना से लगा रहा है, अरुणाचल प्रदेश इधर चाइना से लगा रहा है, इधर आपको म्यांमार से लगा रहा है ना, इधर म्यांमार से लगा रहा है, और यहाँ पे भूटान से लगा रहा है सीमा। तो 3 देशों के साथ अरुणाचल प्रदेश भी सीमा लगाता है।
देख रहे हो यहाँ पे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये दो तो हो गए। अब कौन सा है? तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब आप देखोगे ध्यान से तो अरुणाचल प्रदेश और इसके अलावा जो आपका है वो है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में कन्फ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि यहाँ तो ये बांग्लादेश से ठीक है, इधर चल रहा है कि बांग्लादेश से है। ऊपर देखो यहाँ पे, यहाँ भूटान से लग रही है क्या? ये जो ऊपर सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर से आगे जाओगे इधर, तो वहाँ पे सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर से जब आगे जाते हो दार्जिलिंग वार्जिलिंग ये सब पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। और यहीं पर आपको देखोगे कि यहाँ पे ये भूटान से भी सीमा लगाता है और इस साइड में आप नेपाल से सीमा लगा लेते हो। तो तीन देशों से सीमा इन्होंने लगाया। तीन देशों से सीमा लगाने वाले, तीन तीन देशों से लगाने वाले हमारे तीन राज्य हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, है कि नहीं? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और लेकिन अगले प्रश्न को बढ़ने से पहले इन चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको याद रहे, या फिर वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से नोट कर लोगे, ठीक है ना? ये प्रश्न था, इसमें होगा इसका इनमें से सभी, है ना, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और ना ही समुद्री सीमा बनाता है? ये प्रश्न भी हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा घुमाए। मैप याद कीजिए, मैप के बीच में जो राज्य हैं उनको याद कीजिए, जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और ना ही समुद्री सीमा बनाता है। ऐसे कितने राज्य होंगे? तो इसके लिए भी आपको शायद मैप ही देखना पड़े, है कि नहीं? तो आप मैप देखो, ऐसे कौन से राज्य हैं देखिए तो एक बार। ऐसे आपके पास जो राज्य हैं वो है, एक तो मध्य प्रदेश, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। एक है छत्तीसगढ़, एक है झारखंड, है कि नहीं? तीन हो गया। हरियाणा, चार हो गया। और कोई है क्या? अगर है तो बोलो, और कौन सा है? और यहाँ पे एक तेलंगाना, तेलंगाना, पांच राज्य है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना तथा हरियाणा। ये सारे राज्य ऐसे हैं, ये पांच राज्य ऐसे हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाती है और ना ही इनके पास कोई समुद्री सीमा है। तो इन प्रश्नों पे थोड़ी सी अध्ययन आप किया कीजिए, इन प्रश्नों को आप देखा कीजिए। ये आपका पहला अध्याय था। इस पहले अध्याय में हमने जो भारत की परिचय है, इस भूगोल की जो भी भारतीय भूगोल के परिचय है, उनसे जो प्रश्न हो सकते थे उनको हमने देखा है। नेक्स्ट जो भी वीडियो होंगे, प्रश्न आपको इसी प्रकार से मिलने वाला है। प्रश्नों के माध्यम से आप अध्यायवार तरीके से अध्ययन करोगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को इसमें हम चूज करते हैं ताकि उनसे जुड़े सारे प्रश्नों को हम किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जोड़ करके आगे बढ़ते चलेंगे। तो अब आपके लिए एक कार्य है, वो आपके लिए ऐसे कार्य है, इसमें देखो पांच राज्य हो जाएगा इसका ऑप्शन, इसका जो आंसर है ये पांच राज्य हो जाएंगे। आपके लिए ये कार्य है कि यह जो हमने सीरीज शुरू किया है इसको आप देखें तथा दूसरों तक यह संदेश पहुंचाएं किस प्रकार की सीरीज चल रही है, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होने वाले हैं। इस सीरीज में आप जीएस के जो भी चीज़ें हैं उनको अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ मैथ लेकर के आएंगे मुकेश सर, और मैथ को बिल्कुल ही सरल तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से जीरो से उठा करके आपको पढ़ाने वाले हैं। और ये सीरीज लगातार चलेगा, तो इस पे आप विशेष ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।